तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका 8 नंबर क्वेश्चन वाली सीरीज़ में। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आप सभी को मिलेंगे 8 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो आपके क्लास में यानी आपके एग्ज़ाम में 8 नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सोशियोलॉजी के, हम उन सभी को कवर करने वाले हैं। आपको इनमें एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपकी कक्षा यानी आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट ना हो। तो कैसे हैं आप सभी, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आपको क्लास कैसी लगेगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में एंड में बता सकते हैं। इसमें कम से कम आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 8 नंबर में आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन हैं, यानी विस्तृत क्वेश्चन पूछे हैं। और हमने 2 क्लास पहले करा चुके हैं। उनमें आपको क्या वो कौन कौन सी हैं, एक 6 नंबर वाली क्लास है और एक 3 नंबर वाली क्लास है। मतलब उनमें जितने भी आपके 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या 2 नंबर में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को कवर किया है। और दूसरी क्लास 6 नंबर है जो जिसमें आपके 5 या 6 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने उन सभी को उस क्लास में कवर किया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उनको भी देख लीजिएगा। सबसे पहले इसको देख लीजिएगा, इससे आपके काफ़ी मतलब जो फैक्ट्स हैं शॉर्ट के वो क्लियर हो जाएंगे। उसके फिर इसके बाद आपके पीछे के भी जो जितने भी मतलब क्वेश्चन हैं वो बाकी सब अच्छे से समझ में आ जाएंगे। क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, वह लॉन्ग क्वेश्चन से ही बनते हैं। तो आपको लॉन्ग पे ज़्यादा फोकस रखना है और शॉर्ट पे फिर इसके बाद जब लॉन्ग कर लो तो शॉर्ट को ज़रूर देख लीजिएगा। इससे आपकी जो तैयारी है उसमें काफ़ी अच्छे नंबर आ सकते हैं और चांस मतलब जो कहते हैं ना वो कहावत 4 चांद लग जाएंगे तैयारी में, तो कुछ ऐसा ही समझिए। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं 12th क्लास सोशियोलॉजी के। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा आपका। तो पहला प्रश्न है, भारतीय समाज की मौलिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। भारतीय समाज की मौलिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अथवा में पूछा कैसे जा सकता है, तो भारतीय समाज का परिचय इसकी किन विशेषताओं द्वारा दिया जा सकता है, विस्तार से समझाइए। तो इस क्वेश्चन को आपसे ऐसे पूछा जाएगा और आपको इसके उत्तर में क्या लिखना होगा। तो देखेंगे उत्तर में आपको क्या लिखना होगा। भारतीय समाज अपनी प्राचीनता, निरंतरता और विविधता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। विविधता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। किसके लिए? प्राचीनता, निरंतरता और विविधता के लिए जो हमारा भारत है, भारतीय समाज है, वह पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसकी मौलिक विशेषता कुछ इस प्रकार हैं। तो पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता है आपकी विविधता में एकता। विविधता में एकता। तो इसमें देखेंगे क्या लिखना होगा आपको। भारत में अनेक धर्म, भाषाएं, जातियां और भौगोलिक परिस्थितियां हैं, फिर भी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत एकता दिखाई देती है। फिर भी हमारे देश में क्या है, हमारे देश में अन्य प्रकार के धर्म, जाति, भाषा और भौगोलिक परिस्थितियां हैं, लेकिन फिर भी संस्कृति और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश में, भारतीय समाज में जो राष्ट्रीय एकता है यानी मजबूत एकता दिखाई देती है। अगली विशेषता अगर लिखेंगे आप, जाति व्यवस्था। अगली विशेषता क्या हो जाएगी? जाति व्यवस्था। तो यह भारतीय समाज की एक अद्वितीय और स्त्रीकृत व्यवस्था है जो जन्म पर आधारित होती है। यद्यपि अब इसमें बदलाव आ रहा है, फिर भी यह समाज का एक प्रमुख अंग है। क्या? जो जाति व्यवस्था है यह फिर भी समाज का एक प्रमुख अंग है। बिल्कुल सही बात है। अगली विशेषता में आपको लिखना होगा संयुक्त परिवार प्रणाली। संयुक्त परिवार कैसे होते हैं? जिनमें हमारे दादी दादा चाचा ताऊ सभी एक ही घर में रहते हैं और सभी का खाना एक ही रसोई में बनता हो। तो भारतीय समाज में पारंपरिक रूप से लोग संयुक्त परिवारों में रहते हैं जहां 3 या अधिक पीढ़ियां एक साथ रहती हैं और एक रसोई का भोजन करती हैं। अगली विशेषता में आपको लिखना होगा धर्म और आध्यात्मिकता। भारतीय जीवन का ताना बाना धर्म और आध्यात्म से बुना गया है। कर्म
पुनर्जन्म और मोक्ष जैसे सिद्धांत यहाँ के लोगों के विचारों को गहराई से प्रभावित करते हैं। क्या जो आध्यात्मिकता और धर्म है, तो यहाँ का जो भारतीय जीवन का जो ताना बाना क्या है, वह धर्म और आध्यात्म से बुना हुआ है। और यहाँ कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसे जो सिद्धांत हैं लोगों के विचारों में गहराई से प्रभावित करते हैं। और पितृसत्तात्मक क्या होता है? पितृसत्तात्मक होता है जहाँ का प्रधान पिता होते हैं। अधिकांश भारतीय समाज पितृसत्तात्मक हैं जहाँ परिवार का मुखिया पुरुष प्रधान होता है, मतलब पुरुष होता है। और वंश चलता है, उनका जो वंश चलता है वह पिता के नाम से आगे चलता है। तो इतना आपको क्वेश्चन में लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है, मृत्यु दर और जन्म दर का अर्थ। मृत्यु दर और जन्म दर का क्या अर्थ है? कारण स्पष्ट कीजिए। जन्म दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी गति से क्यों आती है, जबकि मृत्यु दर बहुत तेजी से गिरती है? अथवा में ऐसे पूछा जा सकता है, भारत में जन्म दर और मृत्यु दर के उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना होगा? उत्तर में आपको ऐसे लिखना होगा, देखेंगे, जन्म दर प्रति हजार संख्या पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या क्या है? 1000 प्रति वर्ष में जो जन्म लेने वाले जीवित बच्चे हैं उनकी संख्या को जन्म दर कहते हैं। और मृत्यु दर क्या कहते हैं? प्रति हजार संख्या पर एक वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या। क्या? प्रति हजार संख्या पर, हजार मतलब 1000 डेड बॉडीज पर, 1000 मृत्यु दर पर एक वर्ष में जो मरने वाले लोगों की संख्या है उसको क्या कहते हैं? हम मृत्यु दर कहते हैं। गिरावट में अंतर के कारण क्या हैं? तो इसमें लिखेंगे आप, भारत में मृत्यु दर तेजी से गिर गई है क्योंकि चिकित्सा विज्ञान, टीकाकरण और महामारियों जैसे प्लेग, चेचक पर नियंत्रण पाना तकनीकी रूप से आसान था। यह सरकारी नीतियों और दवाओं से संभव हो गया। इसके विपरीत जन्म दर में गिरावट धीमी है क्योंकि यह केवल चिकित्सा का मुद्दा नहीं बल्कि यह सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़ा है। पुत्र प्राप्ति की धार्मिक इच्छा, कम उम्र में विवाह और गरीबी और परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता की कमी जैसे कारणों से लोग आसानी से अपना व्यवहार नहीं बदलते। इसलिए मृत्यु दर तो गिर गई है लेकिन जन्म दर ऊंची बनी रही है, जिसे जनसंख्या विस्फोट हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारकों को स्पष्ट कीजिए। 8 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारणों का उल्लेख कीजिए। ये क्लास स्पेशल यूपी बोर्ड वालों के लिए है जिनका 25 फरवरी को एग्ज़ाम है सोशोलॉजी का। उनके लिए काफ़ी स्पेशल क्लास है क्योंकि आपके लिए दो तैयारी आपको मतलब 3 ही क्लास में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी पूरे पेपर की। एक क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं रहेगा कि आपका एक भी क्वेश्चन छूट जाए। इन्हीं क्लासों में मैं सभी क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और 100% पूछे जा सकते हैं। 100% पूछे जा सकते हैं। मैं ये इतनी तो गारंटी लेता हूँ कि हर सेट में हमारी क्लास में से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो इस बात की गारंटी 100% है। देखेंगे आप ज़रूर तैयार, कम से कम 2 बार हमारी क्लासों को देख लीजिएगा, उससे आपका काफ़ी अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो देखेंगे, अथवा तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आपको लिखना होगा, भारत में जनसंख्या वृद्धि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए कई सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक कारक जिम्मेदार हैं। कई सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक कारक जिम्मेदार हैं। गर्म जलवायु जैसे पहला क्या कारक है? तो गर्म जलवायु, भारत की जलवायु उष्ण है। जलवायु क्या है? उष्ण है, जिससे यहाँ लड़के लड़कियाँ कम उम्र में ही प्रजनन योग्य हो जाते हैं। प्रजनन यानी मैच्योर, परिपक्व हो जाते हैं। बाल विवाह, यद्यपि कानूनन रोक है। यद्यपि बाल विवाह पर क्या है? कानूनन रोक है,
फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में कम उम्र में विवाह हो जाते हैं। फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में कम उम्र में विवाह हो जाते हैं। जैसा कि आप सब आजकल देख रहे होंगे कि कम ही उम्र की बच्चियों की शादी की जा रही है। 14 से 15 साल की लड़कियों की शादी हो जा रही है आज के समाज में। हम देख रहे होंगे जैसे पुराने समय में होती थी, लेकिन अब वो समय वापस आता जा रहा है, जिससे संतान उत्पत्ति का समय यानी रिप्रोडक्टिव स्पैन लंबा हो जाता है। अगला देखेंगे कारक क्या है, गरीबी। गरीब परिवारों में अधिक बच्चे होना बोझ नहीं बल्कि संपत्ति माना जाता है। वे मानते हैं कि जितने हाथ होंगे उतनी ही कमाई होगी। पुत्र की चाह। भारतीय समाज में मोक्ष प्राप्ति और वंश चलाने के लिए पुत्र होना अनिवार्य माना जाता है। इस चाह में लोग तब तक बच्चे पैदा करते रहते हैं जब तक लड़का न हो जाए। अशिक्षा। परिवार नियोजन के फायदों और साधनों के बारे में जानकारी का अभाव भी जनसंख्या वृद्धि का एक बड़ा कारण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, जनसंख्या वृद्धि से संबंधित मुख्य सिद्धांत कौन से हैं? मुख्य सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पूछा जाएगा, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। हाँ, जनसंख्या से तो आपको जो भी क्वेश्चन है जरूर तैयार कर लीजिएगा, 100% मिलेगा एक क्वेश्चन तो। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की विवेचना कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है माल्थस के सिद्धांत। तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा क्या, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत में माल्थस का सिद्धांत सबसे प्रमुख है। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांतों में माल्थस का सिद्धांत सबसे प्रमुख है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने सन 1798 में अपनी पुस्तक एन ई एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में यह सिद्धांत दिया। माल्थस के सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या हैं, तो देखेंगे। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात ज्योमेट्रिकल रेशो में बढ़ती है, जैसे जो 2, 4, 8, 16, 32 यानी दुगने होकर बढ़ती है ज्योमेट्रिकल अनुपात, जिसका अर्थ है यह हर 25 वर्ष में दुगनी हो सकती है। हर 25 वर्ष में क्या हो सकती है, दुगनी हो सकती है। खाद्य उत्पादन, खाद्य सामग्री केवल अंकगणितीय का अनुपात है। अंकगणितीय यानी अर्थमेटिकल रेशो में बढ़ती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और असंतुलन और परिणाम इस असमान वृद्धि से जनसंख्या और भोजन में असंतुलन पैदा होता है। नियंत्रण। माल्थस ने कहा कि जनसंख्या को 2 तरह से रोका जा सकता है, प्राकृतिक अवरोध यानी पॉजिटिव चेक्स, अकाल, महामारी, बाढ़ या युद्ध, जब प्रकृति खुद जनसंख्या कम करती है। अगला है निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव चेक्स। देर से विवाह, ब्रह्मचारी और आत्म संयम जो मनुष्य खुद अपना सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, स्त्री पुरुष अनुपात का अर्थ। स्त्री पुरुष का क्या अर्थ है, यानी अनुपात यानी जो हमारा मेल और फीमेल रेशो है उसका आपसे मीनिंग पूछा है, अर्थ पूछा है। एक गिरते हुए स्त्री पुरुष अनुपात के क्या निहितार्थ अथवा भारत में गिरते हुए स्त्री पुरुष अनुपात के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक है। कारक क्या है, तो इसके आपको उत्तर में लिखना होगा। स्त्री पुरुष अनुपात सेक्स रेशो का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या। उदाहरण, यदि अनुपात क्या है 940 है, यदि अनुपात 940 है तो इसका मतलब है कि 1000 पुरुषों पर केवल 940 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर क्या 940 महिलाएं हैं। गिरते अनुपात के कारण और निहितार्थ तो भारत में यह अनुपात महिलाओं के प्रतिकूल, जिसके मुख्य कारण हैं क्या है,
यह जो अनुपात है महिलाओं के प्रतिकूल है और जिसके क्या मुख्य कारण है, पितृसत्तात्मक सोच, बेटों को बुढ़ापे का सहारा और कुल का दीपक माना जाता है, जबकि बेटियों को पराया यानी धन और बोझ समझा जाता है। कन्या भ्रूण हत्या, आधुनिक तकनीक अल्ट्रासाउंड का दुरुपयोग करके गर्भ में ही लिंग जांच करना और लड़की होने पर उसे मार देना। दहेज प्रथा, शादी में भारी दहेज देने के डर से माता पिता लड़की के जन्म से डरते हैं। परिणाम, इससे समाज में लैंगिक असंतुलन पैदा हो रहा है, जिससे भविष्य में विवाह के लिए लड़कियों की कमी और महिलाओं के प्रति अपराधों में वृद्धि जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है आपका, जनसंख्या के अति वृद्धि और दुष्परिणामों का विवरण दीजिए तथा वृद्धि दर को नियंत्रित करने के उपाय भी बताइए। तो देखेंगे, अति वृद्धि के दुष्परिणाम, बेरोजगारी, जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है रोजगार के अवसर उतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। संसाधनों की कमी, भूमि, पानी और भोजन सीमित हैं। अधिक जनसंख्या का मतलब है प्रति व्यक्ति संसाधनों में कमी, गरीबी और भुखमरी, अधिक बच्चों वाले गरीब परिवारों में पोषण और शिक्षा की कमी रह जाती है, जिससे गरीबी का दुष्चक्र चलता रहता है। पर्यावरण प्रदूषण, अधिक लोगों के, इनको तुम हेडिंग में लिखोगे और यहाँ पे मैंने वो नहीं डाली है, नंबरिंग नहीं करी है, तो हेडिंग लिखकर आपको नंबरिंग कर देनी है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पर, जिससे आपके काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाएंगे आपको। और एक वीडियो हम वो भी रख देंगे कि आपको किस तरीक़ा से लिखना है, कैसे लिखना है, वो भी हम या तो लास्ट में बता देंगे, नहीं तो अलग से एक वीडियो बता देंगे आपको, ठीक है। हाँ, तो क्या है, पर्यावरण प्रदूषण, अधिक लोगों के लिए अधिक आवास और वस्तुओं की मांग से जंगलों की कटाई और प्रदूषण बढ़ता है। नियंत्रण के उपाय क्या हैं, तो शिक्षा का प्रसार, विशेषकर महिला शिक्षा, क्योंकि शिक्षित महिला छोटे परिवार के महत्व को बेहतर समझती है। विवाह की आयु में वृद्धि, लड़कियों की विवाह आयु बढ़ाने से प्रजनन काल कम होता है। परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक साधनों की सुलभता और नसबंदी के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाना। जागरूकता अभियान, हम दो हमारे दो जैसे अभियानों के माध्यम से लोगों की मानसिकता बदलना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परिवार की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए परिवार की परिभाषा निर्धारित कीजिए तथा परिवार की मुख्य विशेषता को स्पष्ट कीजिए। तो अवधारणा और परिभाषा देखेंगे। परिवार फैमिली समाज की सबसे छोटी और आधारभूत इकाई है। क्या परिवार सबसे छोटी और समाज की आधारभूत इकाई है? यह शब्द लैटिन भाषा के फैमुलस से बना है। मैकाइवर और पेज के अनुसार आपको एक समाजशास्त्री की परिभाषा जरूर लिखनी है। पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एक समाजशास्त्री की परिभाषा लिख देनी है ऐसे क्वेश्चन में, और फिर उसकी परिभाषा, परिवार की परिभाषा लिख देनी है, और उसके बाद थोड़ा सा कंक्लूजन यानी निष्कर्ष भी लिख देना है, जिससे आपका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट यानी काफ़ी अच्छा आपका प्रेजेंटेशन बन जाएगी। उससे आपका 1 नंबर भी नहीं काट सकता एग्जामिनर। पहले एक समाजशास्त्री की परिभाषा, फिर उसके बाद जो आपसे पूछा है जैसे परिवार की परिभाषा पूछिए तो वो परिभाषा, और उसके बाद लिख देना है आपको निष्कर्ष। तो यहाँ कहा जाए, यह शब्द लैटिन भाषा के फैमुलस से बना है। मैकाइवर और पेज के अनुसार परिवार वह समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित होता है। जो किस पर आधारित होता है? यौन संबंधों पर आधारित होता है, और जो इतना छोटा व स्थायी है कि बच्चों के प्रजनन एवं पालन पोषण की व्यवस्था कर सके। तो इसकी प्रमुख परिवार की विशेषताओं में लिखना होगा आपको सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सलिटी। दुनिया का कोई भी समाज आदिम हो या आधुनिक परिवार के बिना नहीं।
परिवार के बिना नहीं। भावनात्मक आधार, परिवार के सदस्य केवल कानून से नहीं बल्कि प्रेम, स्नेह, त्याग और सुरक्षा की भावनाओं से जुड़े होते हैं। सीमित आकार, जाति या समुदाय की तुलना में परिवार का आकार बहुत छोटा होता है। सामाजिक नियंत्रण, परिवार अपने सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण रखता है और उन्हें सामाजिक रीति रिवाज सिखाता है। स्थायी और अस्थायी प्रकृति, स्थायी और अस्थायी प्रकृति, एक संस्था के रूप में परिवार स्थायी है और लेकिन सदस्यों की जो मृत्यु या अलग होने से यह बदलता रहता है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, भारतीय परिवार में आने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए। तो पहला देखेंगे इसके उत्तर में, औद्योगिकरण, नगरीकरण और पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव से भारतीय परिवार विशेषकर संयुक्त परिवार में व्यापक परिवर्तन आए हैं। तो क्या परिवर्तन हैं? तो संरचनात्मक परिवर्तन हैं। तो संरचनात्मक परिवर्तन कैसे हैं? संयुक्त से एकल परिवार, यानी पहले एक जगह कई 1 से 2 पीढ़ी या 3 पीढ़ी तक एक जगह रहा करते थे, लेकिन अब क्या रहते हैं? सिंगल परिवार रहते हैं। बड़े संयुक्त परिवार टूटकर अब छोटे एकल न्यूक्लियर परिवारों में बदल रहे हैं। आकार में कमी, परिवार नियोजन के कारण अब परिवारों में बच्चों की संख्या कम हो रही है। प्रकारात्मक परिवर्तन, कार्यों में बदलाव आ रहे हैं। शिक्षा और मनोरंजन, पहले परिवार ही बच्चों को पढ़ाता था और मनोरंजन कराता था, अब यह काम स्कूल, टीवी और मोबाइल ने ले लिया है। धार्मिक कार्य, अब परिवार में सामूहिक पूजा पाठ का महत्व कम हो गया है। सत्ता में परिवर्तन, पहले घर के मुखिया, पिता या दादा की बात अंतिम होती थी, लेकिन अब लोकतांत्रिक माहौल है। महिला और बच्चे भी निर्णय लेने में भागीदार बन रहे हैं। स्त्रियों की स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर और स्वतंत्र हुई। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9, मातृसत्तात्मक यानी मैट्रिलिनी और मातृसत्ता में क्या अंतर है? मातृवंश और मातृसत्ता में क्या अंतर है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो देखेंगे इसमें क्या है, अथवा ये इस तरीक़ा से पूछा जा सकता है, मातृवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं? इस क्वेश्चन को इस तरीक़ा से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना होगा? अक्सर इन दोनों शब्दों को एक समझ लिया जाता है, लेकिन समाजशास्त्र में इनका अर्थ अलग है। मातृवंश, यह वंश चलाने का नियम है। इसमें बच्चों का जो वंश है, वंश का नाम माता से चलता है, यानी नानी के तरफ से चलता है। संपत्ति का हस्तांतरण माँ से बेटी को होता है। उदाहरण के लिए भारत के केरल के नायर और मेघालय की खासी जनजाति में यह व्यवस्था पाई जाती है। मातृसत्ता क्या है? तो मातृसत्ता यह शक्ति और अधिकार का कानून है। यह शक्ति और अधिकार का कानून है। इसमें परिवार या समाज की सत्ता पूरी तरह से स्त्रियों के हाथ में होती है। निर्णय लेने का अधिकार माता का होता है, न कि पिता का। ठीक है, अंतर क्या है इनमें? एक समाज मातृवंशीय हो सकता है जहाँ नाम माँ का चलता है, मतलब जहाँ मातृवंशीय माता का नाम चलता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह पूर्णतः मातृसत्तात्मक भी हो, जहाँ राज भी महिलाओं का हो। पूर्ण मातृसत्तात्मक समाज इतिहास में बहुलक कम मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 है आपका क्वेश्चन नंबर। इसमें आपको क्या लिखना होगा? नातेदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं और नातेदारी के भेद तथा श्रेणी स्पष्ट कीजिए। तो या आपसे पूछा, ऐसे भी पूछ सकता है अथवा में, नातेदारी को परिभाषित कीजिए। तो इसमें उत्तर में आपको लिखना होगा नातेदारी यानी काइनशिप। नातेदारी वह सामाजिक व्यवस्था है जो व्यक्तियों को विवाह और रक्त संबंधों के आधार पर एक दूसरे से जोड़ती है। रॉबिन्स फॉक्स के अनुसार नातेदारी केवल स्वजन अर्थात वास्तविक कल्पित या समरकता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है।
अगला देखेंगे नातेदारी के भेद, टाइप कितने हैं इसके, तो रक्त संबंधी वे रिश्ते जो खून से जुड़े होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, ये क्या होती है, रक्त संबंधी नातेदारी होती हैं। ठीक है। और विवाह संबंधी नातेदारी कैसी होती हैं, वे रिश्ते जो शादी के बाद बनते हैं, जैसे पिता पत्नी, सास ससुर, जीजा साला का जो बनता है, यह विवाह संबंधी नातेदारी होती हैं। और इनकी श्रेणियाँ कौन सी हैं, श्रेणियाँ भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये पूरा क्वेश्चन ही आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 100% किसी न किसी सेट में आपसे पूछा जाएगा, जरूर तैयार कर लीजिएगा। एक या दूसरे सेट में तो 100% पूछा जाता है। अगर आपके पास में पहला सेट आ गया तो ये समझिए आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो क्या है नातेदारी की श्रेणियाँ, प्राथमिक श्रेणी क्या है, प्राथमिक जिनसे हमारा सीधा और प्रत्यक्ष संबंध होता है, इनकी संख्या कितनी है, 8, जैसे पिता पुत्र और पति पत्नी, भाई बहन, या माता पुत्र, माता पुत्री। ठीक है, ये संबंध कैसे होते हैं, प्राथमिक संबंध होते हैं। और इनकी संख्या जरूर याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, 8 होती है। और द्वितीयक नातेदारी क्या होती हैं, जो हमारे प्राथमिक संबंधी के प्राथमिक संबंधी होते हैं, यानी जो हमारे माता पिता हैं उनके जो प्राथमिक संबंध हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है, जैसे चाचा, मामा, दादा, नानी, बुआ, ये सब है ना। और तृतीयक नातेदारी जो हमारे द्वितीयक संबंधों के प्राथमिक संबंधी होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 151 है, जैसे साले की पत्नी, चाचा का ससुर, ये सब क्या कहते हैं, तृतीयक नातेदारी में आते हैं, जैसे बुआ का ससुर हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जाति को परिभाषित कीजिए, इसकी प्रमुख विशेषता बताइए। तो पहली परिभाषा में देखेंगे, जाति शब्द अंग्रेजी के कास्ट का हिंदी रूपांतरण है, जो पुर्तगाली शब्द कास्टा से बना है, जिसका अर्थ है विशुद्ध नस्ल। समाजशास्त्री रूप से जाति एक वंद वर्ग है। मजुमदार और मदान के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वह जीवन भर उसी जाति का सदस्य रहता है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, तो जन्म पर आधारित जाति की जो सदस्यता होती है वह जन्म से निर्धारित होती है और इसे बदला नहीं जा सकता। बहुत ही आसान शब्दों में ये आपके लिए प्रश्न है सोशियोलॉजी के 25 फरवरी वाले एग्ज़ाम के लिए, 2026 यूपी बोर्ड वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अंतर्विवाही जाति व्यवस्था का सबसे कठोर नियम है कि व्यक्ति को अपने ही जाति या उपजाति में विवाह करना होता है, यानी अपनी ही जाति के अंदर विवाह करना होता है। अंतर्विवाह दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता देखेंगे, खान पान पर प्रतिबंध। उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों के हाथ का बना भोजन यानी पानी ग्रहण करने पर कुछ सामाजिक प्रतिबंध होते हैं। पुश्तैनी पेशा यानी प्राय हर जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, जैसे कुम्हार, लोहार। ठीक है, ये संस्तरण है, संस्तरण होगा ये। ठीक है, समाज में जातियों को उच्च और निम्न क्रम में विभाजित किया जाता है, जिसे ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च और दलितों का स्थान नीचे माना जाता है, यानी नीच माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 12 क्या है, भारतीय समाज में, लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं है, सब इक्वल हैं, सभी को आप समान रूप से देखेंगे। आप अपने छात्र जीवन में यानी स्टूडेंट लाइफ में आपको इतनी तो समझ होगी कि आपको क्या सही है और क्या गलत है, इतनी फ़र्क सबको समझ आती है। ठीक है, सभी समान है इस टाइम। तो भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के गुण व दोषों की व्याख्या कीजिए। तो गुण क्या है जाति व्यवस्था के, सामाजिक सुरक्षा गुण में देखेंगे, पहला, जाति अपने सदस्य को एक मानसिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। व्यक्ति को अपने समुदाय में
अपनापन मिलता है। समुदाय में क्या मिलता है? अपनापन मिलता है। दूसरा गुण होगा व्यवसाय का निर्धारण। इससे व्यक्ति को रोजगार खोजने की चिंता नहीं में रहती, क्योंकि वह पैतृक व्यवसाय अपनाता है, जिससे निपुणता भी आती है। रक्त की शुद्धता। अपनी ही जाति में विवाह के नियम से नस्लीय शुद्धता बनी रहती है। दोष क्या देखेंगे इसके? दोष देखेंगे अस्पृश्यता और भेदभाव। इसने समाज में छुआछूत जैसी अमान्य प्रथाओं को जन्म दिया, जिससे निम्न जातियों का शोषण हुआ। राष्ट्रीय एकता में बाधक। जातिवाद की भावना से लोग देश से पहले अपनी जाति के बारे में सोचते हैं, जिससे राष्ट्र की एकता कमजोर होती है। प्रतिभा का दमन। यदि कोई व्यक्ति अपने जातिगत पेशे से अलग कुछ करना चाहे तो समाज उसे रोकता है, जिससे प्रतिभा कुंठित होती है। प्रतिभा क्या होती है? कुंठित होती है। लोकतंत्र विरोधी। यह असमानता पर आधारित है, जो लोकतंत्र के समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ, समझ में ठीक आ रहे होंगे, और आपको 2 बार क्लास देख लोगे ना तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, क्या कैसे करना है क्या नहीं करना। तो कम से कम पहले वर्ड पर देखो, यानी पहले नॉर्मल स्पीड पे देखो, उसके बाद आपको इसको 2x या 1.5x पे देखना है। आपको सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, फिर आपको किसी भी क्लास के करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन है 13। जनजाति किसे कहते हैं? जनजाति की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। जनजाति अर्थ और विशेषता, यानी जनजाति का अर्थ क्या है और इसकी विशेषता। तो देखेंगे जनजाति का अर्थ यानी ट्राइब्स। जनजाति परिवारों का वह समूह है। जनजाति परिवारों का वह समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, यानी इनकी एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, निश्चित जगह पर होते हैं, और ये पठारी क्षेत्रों में यानी पहाड़ी इलाके में पाए जाते हैं। इनकी भाषा अलग होती है, संस्कृति अलग होती है, खान पान अलग होते हैं, इनका पूरा जीवन अलग होता है। जैसे जंगल या पहाड़ में रहते हैं, जिसकी अपनी एक अलग भाषा, इनकी एक अपनी अलग भाषा होती है। संस्कृति और सामाजिक संगठन होता है इनके अंदर, और इनके जो विवाह का नियम है, इनकी जनजातियों में, इन्हीं की जनजाति में विवाह होते हैं। ये लोग आधुनिक सभ्यता के संपर्क से दूर अपनी आदिम, और ये कुछ पिछड़े भी होते हैं, यानी आर्थिक रूप से ये काफ़ी पिछड़े होते हैं जनजाति। ये लोग आधुनिक सभ्यता के संपर्क से दूर अपनी आदिम व्यवस्था में जीवन व्यतीत करते हैं। भारत के संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा गया है। इनकी प्रमुख विशेषता क्या है? निश्चित भूभाग। प्रत्येक जनजाति का एक अपना इलाका होता है जहां वे सदियों से रहते आए हैं। इसी जुड़ाव के कारण उनमें सामुदायिक भावना तीव्र होती है। विशिष्ट नाम। दूसरी विशेषता है विशिष्ट नाम। हर जनजाति का एक खास नाम होता है जिससे उनकी पहचान होती है, जैसे गौड़ जनजाति, भील जनजाति, संथाल जनजाति और गारो खासी जनजातियाँ। ठीक है, आदि। सामान्य भाषा। तीसरा विशेषता क्या है? सामान्य भाषा। अपनी बात कहने के लिए इनकी अपनी एक बोली होती है जो पड़ोस की अन्य जनजातियों से अलग होती है। रक्त संबंध। अगली विशेषता होगी रक्त संबंध। जनजाति के सदस्य आपस में खून के रिश्ते से जुड़े होते हैं। वे मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति एक ही पूर्वज यानी टोटम से हुई है। अंतर्विवाह है। अगली विशेषता क्या हो जाएगी? अंतर्विवाह है। जनजाति के लोग अपनी जनजाति के बाहर विवाह करना पसंद नहीं करते। ठीक है। युवागृह। कई जनजातियों में अविवाहित युवक युवतियों के लिए अलग घर होते हैं जहां उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती है। युवागृह आपसे अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको तैयार कर लेना, हमने पिछली क्लास में करा दिया है। अगला क्वेश्चन है बाजार और अर्थव्यवस्था पर सामाजिक दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना होगा? बाजार और अर्थव्यवस्था पर सामाजिक दृष्टिकोण। समाजशास्त्र में बाजार को केवल खरीद फरोख्त
खरीद फरोख्त की जगह नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक सामाजिक संस्था के रूप में देखा जाता है। एडम स्मिथ बनाम समाजशास्त्र, यानी एडम स्मिथ वर्सेस समाजशास्त्र। अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने बाजार को केवल आर्थिक लेन देन, बाजार का दृश्य हाथ माना, लेकिन समाजशास्त्रियों का मानना है कि बाजार सामाजिक संबंधों से भी चलता है। साप्ताहिक हाट का उदाहरण, आदिवासी या ग्रामीण इलाकों में लगने वाले साप्ताहिक बाजार केवल सामान खरीदने के लिए नहीं होते। वहाँ लोग रिश्तेदारों से मिलते हैं, शादियाँ तय करते हैं और खबरें साझा करते हैं। जाति और व्यापार, भारतीय समाज में नट्टू, कोट्टई चेट्टियार जैसे व्यापारी समुदाय यह दिखाते हैं कि कैसे व्यापार जातिगत संबंधों और विश्वास यानी ट्रस्ट पर आधारित होता है। निष्कर्ष में लिखना होगा, अर्थव्यवस्था समाज में रची बसी होती है। संस्कृति, परंपरा और सामाजिक नेटवर्क आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। इसमें अगर कोई 50 क्वेश्चन हैं, सबकी थ्योरी आपको लिखनी होती है। इनकी जो शब्द सीमा होती है 150 शब्द सीमा होती है। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़े, इसमें हमारी क्लास लेंदी हो जाएगी, तो हम कोशिश करेंगे कि इसके बाकी पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में करा दें, लेकिन कोशिश करते हैं अगर ज़्यादा लेंदी नहीं हुई तो हम एक ही क्लास में संपूर्ण क्वेश्चनों को करा देंगे, ताकि आपको फिर दूसरी क्लास देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है? का अर्थ है स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं, घटनाओं और विचारों का विश्व स्तर पर होना। आर्थिक संदर्भ में इसका मतलब है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, ताकि वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और श्रम का बिना किसी रोक टोक के प्रवाह हो सके। भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव तो सकारात्मक। भारत में विदेशी निवेश FDI बढ़ रहा है, जिससे रोजगार के अवसर विशेषकर IT सेक्टर में पैदा हुए हैं। उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुएं मिल रही हैं। नकारात्मक, इसका बुरा असर छोटे उद्योगों और कुटीर धंधों पर पड़ रहा है, जो बड़ी विदेशी कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पाए। कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीजों और उर्वरकों के कारण भारतीय किसान कर्ज के जाल में फंस रहे हैं। सांस्कृतिक प्रभाव क्या है इसके? तो इसे उपभोक्ता यानी कंज्यूमरिज्म बढ़ा है और पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव भारतीय जीवन शैली पर हावी हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 16 क्वेश्चन नंबर आपका, भारतीय जनजातियों में प्रमुख समस्या क्या है, व्याख्या कीजिए। तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना होगा? इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, भारतीय जनजातियों की प्रमुख समस्या क्या हो सकती हैं? तो आज़ादी के बाद विकास के नाम पर जनजातियों को कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे भूमि अलगाव। बाहरी लोगों, साहूकारों, ठेकेदारों ने धोखे से उनकी ज़मीन हड़प ली, जिससे वे अपनी ही ज़मीन पर मजदूर बनकर रह गए। और ऋणग्रस्तता, गरीबी के कारण वे साहूकारों से कर्ज लेते हैं और ब्याज न चुका पाने के कारण बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। विस्थापन यानी पलायन करना। बांधों, खदानों, बांध जो अपने नदियों पर बनाए जाते हैं, बांधों, खदानों और कारखानों के निर्माण के लिए उन्हें उनकी मूल निवास जंगलों से हटा दिया जाता है, यानी उनके मूल स्थान से हटा दिया जाता है, जिससे उनकी जीवन शैली नष्ट हो जाती है। जिससे क्या होती है? उनकी जीवन शैली नष्ट हो जाती है। गरीबी और बेरोजगारी भी इनकी काफ़ी बड़ी समस्या है।
वनों पर सरकारी नियंत्रण होने से वे वन उपज लकड़ी फल इकट्ठा नहीं कर पाते, जो उनकी आजीविका का मुख्य साधन था। आजीविका का मुख्य साधन था, क्योंकि जो जनजातियां हैं ये प्रकृति पर निर्भर करती हैं और जंगलों में ही अपना खाना वाना फल वल जो भी हैं लकड़ी इकट्ठा करके सभी ये जंगलों में ही करती हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा दुर्गम इलाकों में रहने के कारण उन तक चिकित्सा सुविधाओं और स्कूल नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो ऐसे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं ना, और वो काफ़ी घने जंगलों में पाए जाते हैं जनजातियां, तो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं ये सुविधाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 17 है क्वेश्चन नंबर आपका। अनुसूची जातियों की प्रमुख समस्या स्पष्ट कीजिए, या अथवा में ऐसे पूछ सकते हैं, अनुसूचित जातियों की प्रमुख समस्या बताइए, उनके समाधान हेतु उपाय क्या किए गए हैं। तो अनुसूचित जातियों की प्रमुख समस्या क्या है? अनुसूचित जातियां जिन्हें पूर्व में अछूत माना जाता था, भारतीय समाज का सबसे शोषित वर्ग रही है, उनकी प्रमुख समस्या है अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, छुआछूत जिसे कहते हैं हम। यद्यपि संविधान ने इसे समाप्त कर दिया, अनुच्छेद 17, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी उनके साथ भेदभाव होता है, जैसे मंदिर प्रवेश या सार्वजनिक कुओं के इस्तेमाल पर रोक। अगली समस्या है सामाजिक शोषण। सामाजिक शोषण, उन्हें समाज में निम्न दर्जा दिया जाता है और अक्सर जातिगत हिंसा का शिकार होना पड़ता है। आर्थिक निर्भरता, अधिकांश अनुसूचित जाति के लोग भूमिहीन मजदूर हैं और उच्च जातियों के खेतों पर काम करने को मजबूर हैं। अशिक्षा, गरीबी और भेदभाव के कारण इनमें साक्षरता दर अन्य वर्गों की तुलना में कम है। गंदे व्यवसाय, आज भी मैला ढोने या साफ सफाई जैसे कार्यों में मुख्य रूप से इसी वर्ग के लोग लगे रहते हैं साफ सफाई काम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 18 क्वेश्चन है, लैंगिक विषमता अथवा लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं? लैंगिक विषमता के सामाजिक पहलुओं की विवेचना कीजिए। तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना होगा? लैंगिक विषमता का अर्थ क्या है? लैंगिक विषमता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव करना है। समाज में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम महत्व, अधिकार और अवसर देना ही लैंगिक असमानता है। इसके सामाजिक पहलू क्या हैं? तो पहला पहलू है पितृसत्तात्मक सोच। समाज की मानसिकता है कि लड़का ही वंश चलाएगा और लड़की पराया धन है। इस कारण परिवार के संसाधनों, भोजन, शिक्षा पर पहला हक लड़के का माना जाता है। घरेलू हिंसा, महिलाओं को अक्सर दहेज या अन्य कारणों से घर के भीतर ही हिंसा का शिकार होना पड़ता है। सार्वजनिक जीवन में कमी, राजनीति और बड़े पदों पर महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में बहुत कम होती है। आर्थिक असमानता क्या है? समान काम के लिए महिलाओं को अक्सर पुरुषों से कम वेतन दिया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या, तकनीक का दुरुपयोग कर जन्म से पहले ही लड़कियों को मार दिया जाना इस विषमता का सबसे क्रूर रूप है। कैसे मार दिया जाता है? आजकल जो ऐसे स्कोप आ रहे हैं कि वह जैसे हम अल्ट्रासाउंड वगैरह जो चलते हैं उनमें ही पता चल जाता है कि लड़की है या लड़का है, और जैसे ही पता चलता है कि लड़की है तो पेट में ही उनकी हत्या की जाती है। जैसे भी होता होगा प्रोसेस, डॉक्टर को पता होगा वो। तो इसी प्रकार से क्या कन्या भ्रूण हत्या की जा रही है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता अनेकता में एकता है, विवेचना कीजिए। अनेकता में एकता, भारतीय संस्कृति की अनेकता में एकता का क्या है अर्थ? भारत एक विशाल देश है। भारत क्या है? भारत एक विशाल देश है जहां अपार विविधताएं हैं, फिर भी एक अंतर्निहित एकता से इसे एक राष्ट्र के रूप में बांधे रखती है। विविधता अनेकता, भारत में सैकड़ों भाषाएं, हिंदी, तमिल, बंगाली, असमिया,
ठीक है। मणिपुरी आदि उन अनेक धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियां और खान पान की शैलियां हैं। हर राज्य की वेशभूषा और संस्कृति अलग है। एकता क्या है? एकता इतनी विविधता के बावजूद सभी भारतीय एक संविधान, एक राष्ट्रगान और एक राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं। सांस्कृतिक समन्वय, हमारे त्योहार दिवाली, ईद, क्रिसमस सभी मिलजुल कर मनाते हैं। तीर्थस्थल पूरे देश के लोगों को जोड़ते हैं। ऐतिहासिक एकता, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सभी धर्मों और जातियों के लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। निष्कर्ष क्या है? जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, भारत की एकता बाहर से थोपी हुई नहीं है, यह बल्कि बहुत गहरी है। भारत की जो एकता है वह बाहर से थोपी हुई नहीं है, बल्कि यह बहुत गहरी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है, धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना स्पष्ट कीजिए तथा इसकी विशेषता बताइए। तो धर्मनिरपेक्षता क्या है? सेकुलरिज्म। संकल्पना, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई विशेष या कोई धर्म नहीं होगा। वह धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। राजनीतिक और धर्म को अलग अलग रखा जाता है, यानी राजनीति और धर्म को अलग अलग रखा जाता है। इसकी विशेषता और भारत में क्या है? तो तटस्थ राज्य। भारत में कोई राजकीय धर्म यानी स्टेट रिलीजन नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान का इस्लाम है। भारत सरकार सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखती है। स्वतंत्रता यानी धार्मिक स्वतंत्रता, भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 और 28 प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद के धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। असमानता, कानून की नज़र में सभी धर्म समान हैं। सरकारी नौकरियों या शिक्षण संस्थानों में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अल्पसंख्यकों के अधिकार, धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शिक्षण संस्था बनाए रखने का अधिकार देती है, ताकि बहुसंख्यक वर्ग उन पर हावी न हो सके। निष्कर्ष क्या है? हाँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही पंथ निरपेक्ष शब्द जुड़ा है और यह कानून सबके लिए बराबर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख सोपानों की विवेचना कीजिए अथवा शोध परियोजना के प्रमुख चरणों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, सामाजिक अनुसंधान, सोशल रिसर्च एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक घटनाओं के कारण और परिणामों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। इसके प्रमुख सोपान चरण निम्नलिखित हैं। तो पहला क्या है? सोपान चरण, विषय या समस्या का चुनाव। सबसे पहले शोधकर्ता यह तय करता है कि उसे किस विषय जैसे बेरोजगारी, बल, अपराध पर शोध करना है। साहित्य का पुनरावलोकन, विषय से संबंधित पुरानी पुस्तकों और शोध कार्यों का अध्ययन करना ताकि पृष्ठभूमि समझी जा सके। दूसरी ये आपकी जो क्या है? सोपान, प्रमुख सोपान। तीसरा क्या है? तो उपकल्पना का निर्माण। यह एक अस्थायी अनुमान होता है जिसे शोध के दौरान परखा जाता है। जिसे किसके दौरान परखा जाता है? शोध के दौरान परखा जाता है। जैसे गरीबी अपराध का मुख्य कारण है। तथ्य संकल्प, प्रश्नावली, अनुसूची या साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी इकट्ठी की जाती है। तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण, प्राप्त जानकारी को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर उनका विश्लेषण किया जाता है। सामान्यीकरण, अंत में निष्कर्ष निकाला जाता है और फिर नियम बनाए जाते हैं। प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट राइटिंग, अंत में शोधकर्ता को एक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22।
सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए, अथवा सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विशेषता को स्पष्ट कीजिए। सर्वेक्षण, सामाजिक सर्वेक्षण यानी सोशल सर्वे क्या है? तो सामाजिक सर्वेक्षण एक ऐसी विधि है जिसमें किसी विशिष्ट समुदाय या सामाजिक समूह की दशाओं, समस्याओं और जीवन स्तर का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। ए एफ वेल्स के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण एक विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले लोगों के समूह से संबंधित तथ्यों को संकलित करने की एक विधि है। प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो प्रमुख उद्देश्य देखेंगे, तथ्यों का संकलन। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के बारे में सही और विश्वसनीय जानकारी इकट्ठा करना होता है। सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, गरीबी, शिक्षा, अशिक्षा, नशाखोरी जैसी समस्याओं की गहराई को समझना होता है। उपकल्पना की जांच, समाजशास्त्री सिद्धांतों की सत्यता की जांच करना, योजना निर्माण, सरकार के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने में मदद करना, जैसे जनगणना, कार्य कारण संबंध। यह पता लगाना कि कोई घटना जैसे दंगे क्यों हुए और उसका समाज पर क्या असर पड़ा है। तो इतना आपको इसके उत्तर में लिख देना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 क्वेश्चन नंबर। साक्षात्कार पद्धति को परिभाषित करते हुए इसके प्रमुख लाभों का वर्णन कीजिए। साक्षात्कार किसे कहते हैं, इसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। साक्षात्कार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। इसमें शोधकर्ता साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता से आमने सामने बैठकर प्रश्न पूछता है। गुणे एवं हट के अनुसार साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। साक्षात्कार क्या है? मौलिक रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। इसके प्रमुख गुण क्या हैं? गहन जानकारी। इसके द्वारा व्यक्ति की भावनाओं, विचारों और आंतरिक मनोदशा को गहराई से समझा जा सकता है, जो लिखित प्रश्नावली में संभव नहीं। लचीलापन। शोधकर्ता उत्तरदाता के मूड के अनुसार प्रश्नों को बदल सकता है या सरल कर सकता है। अवलोकन का अगला गुण है अवलोकन का लाभ। बात करते समय शोधकर्ता सामने वाले के चेहरे को हाव भाव और व्यवहार को भी देख सकता है, जिससे झूठ सच पकड़ा जा सकता है। सभी वर्गों के लिए उपयोगी। यह पद्धति अनपढ़ और शिक्षित दोनों तरह के लोगों के लिए ठीक है। शिक्षित दोनों तरह यानी अनपढ़ और शिक्षित दोनों तरह के लोगों के लिए समान रूप से उपयोगी है। भूतकाल की घटनाओं का ज्ञान। व्यक्ति से बात करके पुरानी घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 24 क्या है? औद्योगिक समाज की विशेषता की व्याख्या कीजिए। तो औद्योगिक समाज वह समाज है जहां उत्पादन का मुख्य स्रोत कृषि न होकर उद्योग और मशीन होती हैं। आधुनिक पश्चिमी देश और विकसित शहर इसके उदाहरण हैं। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? मशीनों का प्रयोग पहली विशेषता है। हाथ की जगह मशीनों और तकनीकों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। दूसरी विशेषता क्या है? श्रम विभाजन। काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है और हर व्यक्ति एक विशेष काम में विशेषज्ञ यानी स्पेशलिस्ट होता है। अगली विशेषता है नगरीकरण। उद्योग के आसपास बड़े शहर बस जाते हैं और गांवों से लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं। वर्ग व्यवस्था अगली विशेषता हो जाएगी। वर्ग व्यवस्था क्या है? समाज मुख्य रूप से दो वर्गों में बट जाता है, पूंजीपति मालिक और श्रमिक मजदूर।
द्वितीयक संबंध यहाँ आपसी रिश्ते अनौपचारिक न होकर औपचारिक और मतलबी होते हैं। लोग एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से कम जानते हैं। गतिशीलता, व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर अपनी सामाजिक स्थिति बदल सकता है, गरीब अमीर बन सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 है, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? भारतीय समाज में उपनिवेश काल में हुए संरचनात्मक परिवर्तन की विवेचना कीजिए। यानी ब्रिटिश काल के समय जो भी परिवर्तन हुए हैं उनकी विवेचना कीजिए। उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियलिज्म, जब एक शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर देश पर कब्जा करके वहाँ के संसाधनों का दोहन अपने हितों के लिए करता है तो इसे उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे अंग्रेज़ों का भारत पर शासन करना। इसकी संरचनात्मक परिवर्तन क्या हैं? तो अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय समाज की संरचना ढांचे में कई बड़े बदलाव आए। औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। भारत में रेल, डाक, तार और मशीनों कारखानों की स्थापना हुई। मध्यम वर्ग का उदय हुआ। अंग्रेजी शिक्षा के कारण डॉक्टर, वकील, क्लर्क और शिक्षकों का एक नया मध्यम वर्ग तैयार हुआ। कृषि का बाजारीकरण यानी जो कृषि है उसका बाजारीकरण है। अब अंग्रेजों ने नगद फसलों, नील, चाय, कपास की खेती पर जोर दिया, जिससे आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था टूट गई। कानून का शासन, पुरानी पंचायत व्यवस्था की जगह पुलिस, अदालत और लिखित कानूनों ने ले ली उनकी जगह। जाति व्यवस्था में ढील। ट्रेनों और मिलों में सभी जातियों के लोग साथ काम करने लगे, जिससे छुआछूत जैसी जो भेदभाव थे इनमें कमी आई। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, नगरीकरण से आप क्या समझते हैं? नगरीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा की विवेचना कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए 100% पूछा जाएगा। ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि मैं कम क्वेश्चन लेकर आता हूँ, लेकिन ऐसे क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएँ। ठीक है, आपको हमारी किसी भी क्लास को मिस नहीं करना है। मैं पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लास भी डालने वाला हूँ, फिर उसके साथ एजुकेशन की भी आ जाएगी। तो मतलब एक एक सब्जेक्ट की एक साथ क्लास करके एक एक करके मैं सभी सब्जेक्ट की क्लास डाल दूंगा अपने चैनल पर। अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, चैनल को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी काफ़ी अच्छी मदद हो सकती है। तो इसका उत्तर देखेंगे, नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन, जब जनसंख्या गांवों से शहरों की ओर पलायन करती है और कृषि छोड़कर गैर कृषि कार्यों, नौकरी, व्यापार को अपनाती है तो इस प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। भारतीय समाज पर प्रभाव, संयुक्त परिवार का विघटन, शहरों में जगह की कमी और महंगाई के कारण लोग छोटे एकल परिवारों में रहना पसंद करते हैं। जाति बंधन में शिथिलता, शहरों की भीड़भाड़, बसों और होटलों में जाति पूछकर व्यवहार नहीं किया जाता, जिससे जातिगत भेदभाव कम हुआ। महिलाओं की स्थिति में सुधार, शहरों में शिक्षा और नौकरी के अवसर मिलने से महिलाएं आत्मनिर्भर हुईं। पड़ोस का महत्व कम, शहरों में लोग अपने पड़ोस तक को नहीं जानते, जिससे सामाजिक नियंत्रण कमज़ोर हुआ। समस्याएं क्या थी? गंदी बस्तियां, प्रदूषण, अपराध और भीड़-भाड़ जैसी समस्या बढ़ी। अगला प्रश्न देखेंगे, 27 है आपका, सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं? सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन में पाए जाने वाले संबंधों को स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, सामाजिक परिवर्तन जब समाज की संरचना संबंधों या संस्थाओं जैसे परिवार, विवाह में बदलाव आता है, यानी जब समाज की जो मूल संरचना होती है उसमें बदलाव आता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन से आशय केवल उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन में होते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में संबंध क्या है? तो ये दोनों एक दूसरे से गहरे जुड़े हैं।
ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं, लेकिन इनमें अंतर भी है। अंतर क्या है तो वो समझेंगे। पारस्परिकता, संस्कृति, विचार, धर्म, मूल्य बदलती है तो समाज, रिश्ते, व्यवहार बदल जाता है। उदाहरण के लिए जब पश्चिमी संस्कृति आई तो भारतीय सामाजिक संबंध बदले। दायरा, संस्कृति परिवर्तन का दायरा बड़ा है। परिवर्तन का दायरा क्या है, बड़ा है। इसमें कला, साहित्य, फैशन, धर्म सब आता है। और जबकि सामाजिक परिवर्तन केवल मानवीय संबंधों तक सीमित है। गति, सांस्कृतिक परिवर्तन जैसे फैशन बदलना तेजी से हो सकता है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन जैसे जाति प्रथा खत्म होना धीमी गति से होता है। इसका निष्कर्ष क्या होगा, निष्कर्ष में दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरे की कल्पना करना कठिन है। यानी ऐसे है जैसे दो मित्र हैं, दोनों में ही दोनों की जान बसती है, तो दोनों का फिर जीवन थोड़ा कठिन हो जाएगा रहना। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से ये दोनों हैं। ठीक है, सांस्कृतिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन। पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं? पश्चिमीकरण के विभिन्न लक्षणों या विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पूछा जाएगा, जरूर तैयार कीजिएगा। तो इसके आंसर में आपको क्या लिखना होगा? पश्चिमीकरण, प्रख्यात समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार अंग्रेजी राज के 150 वर्षों के प्रभाव के कारण भारतीय समाज और संस्कृति में जो बदलाव आए उसे पश्चिमीकरण कहते हैं। यह केवल कपड़े पहनने तक सीमित नहीं, बल्कि यह सोच और मूल्यों का बदलाव है। इसमें प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी प्रमुख विशेषता या लक्षण हैं बुद्धिवाद और विज्ञान। पश्चिमीकरण ने हर चीज़ को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखना सिखाया। अंधविश्वासों में कमी आई। मानवतावाद, सभी मनुष्य को समान समझना और धर्म जाति से ऊपर उठकर इंसान की भलाई सोचना। अगला देखेंगे खान पान की वेशभूषा में परिवर्तन या विशेषता। खान पान और वेशभूषा। पैंट, शर्ट, टाई, ब्रेड बटर और टेबल कुर्सी पर खाना खाने का चलन बढ़ा। स्त्री शिक्षा और स्वतंत्रता। महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकलने तथा और शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा मिली। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग प्रतिष्ठा का प्रतीक बना। अगला प्रश्न देखेंगे, 29 है आपका प्रश्न नंबर। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा संस्कृतिकरण यह एम.एन. श्रीनिवास द्वारा दी गई एक अवधारणा है। इसके प्रतिपादक कौन हैं? तो एम.एन. श्रीनिवास हैं। इसको जरूर नाम को याद रख लेना, ये एक समाजशास्त्री हैं। संस्कृति पहले समझाते हैं क्या है। संस्कृतिकरण क्या होता है? संस्कृतिकरण में होता है कोई हिंदू जाति निम्न, यानी जो हिंदू निम्न जाति होती है वह उच्च जाति होने का दिखावा करे, यानी उसके खान पान, वेशभूषा, संस्कृति आदि को अपनाए, तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को संस्कृतिकरण कहते हैं। जब, अब आगे देखेंगे, जब कोई निम्न जाति उच्च जाति या वेशभूषा, विशेषकर ब्राह्मणों के रीति रिवाजों, कर्मकांडों और जीवन शैली की नकल करती है ताकि समाज में अपनी स्थिति ऊंची कर सके, तो उसे संस्कृतिकरण कहते हैं। समाज में हुए परिवर्तन क्या है इसके? तो जीवन शैली में सुधार। निम्न जातियों ने मांस मदिरा का त्याग किया और शाकाहारी जीवन अपनाया। पवित्र धागा जनेऊ धारण करना। कई जातियों ने जनेऊ पहनना और वेदों का अनुकरण करना शुरू किया। पद में पोजिशनल चेंज। इससे जाति व्यवस्था के ढांचे में बदलाव नहीं आया, बल्कि केवल उस विशेष जाति का पद थोड़ा ऊपर उठ गया। दहेज प्रथा। उच्च जातियों की देखा देखी निम्न जातियों में भी दहेज का प्रचलन बढ़ा। धार्मिक अनुष्ठान। कुल देवताओं की जगह रामायण, महाभारत और सत्यनारायण की कथा जैसे अनुष्ठानों का महत्व बढ़ा।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 है आपका, भारत में आधुनिकीकरण तथा सांस्कृतिक परिवर्तन, या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, भारतीय समाज में आधुनिकीकरण की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना होगा? इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकीकरण एक व्यापक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? यह एक व्यापक प्रक्रिया है जिसका अर्थ है परंपरागत समाज का आधुनिक, तार्किक और वैज्ञानिक समाज में बदलना। आधुनिक, तार्किक और वैज्ञानिक समाज में बदलना। यह केवल पश्चिमीकरण नहीं बल्कि यह प्रगतिशील सोच है। यह क्या? पश्चिमीकरण नहीं बल्कि प्रगतिशील सोच है। सांस्कृतिक परिवर्तन और भूमिका क्या है इसमें? तो तर्क की प्रधानता। लोग अब भाग्य या भगवान भरोसे रहने के बजाय अपनी किस्मत, अपनी मेहनत और विज्ञान पर भरोसा करते हैं। किस्मत पे कम करते हैं, मेहनत पे ज़्यादा करते हैं। तो मेहनत और विज्ञान पर भरोसा करते हैं। धर्मनिरपेक्षता। धर्म का प्रभाव सार्वजनिक जीवन में कम हुआ और राजनीति और शिक्षा को धर्म से अलग रखा जाने लगा। राजनीति और शिक्षा को किससे? धर्म से अलग रखा जाने लगा। लोकतंत्र और समानता। जन्म के आधार पर श्रेष्ठता खत्म हो रही है। लोकतंत्र और समानता, जन्म के आधार पर श्रेष्ठता खत्म हो रही है। अब योग्यता को, मेरिट का महत्व दिया जाता है। संचार क्रांति। इंटरनेट और मोबाइल ने भारतीय संस्कृति को वैश्विक संस्कृति यानी ग्लोबल कल्चर में जोड़ दिया है। उपभोक्तावाद। सदा जीवन उच्च विचार की जगह अब भौतिक सुख, सुविधाओं और ब्रांडेड वस्तुओं ने ले ली है। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे अपना, संविधान सामाजिक परिवर्तन के एक यंत्र के रूप में प्रयुक्त होता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। सामाजिक परिवर्तन में भारतीय संविधान की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये दोनों सेम क्वेश्चन हैं, इनका आंसर आपको सेम ही लिखना होगा। तो क्या है? भारतीय संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं। क्या? जो हमारा संविधान है यह केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं बल्कि यह एक सामाजिक दस्तावेज भी है। बल्कि यह क्या? एक सामाजिक दस्तावेज भी है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के परंपरागत समाज को एक आधुनिक और समतावादी समाज में बदलना है। संविधान की भूमिका। समानता, असमानता का अंत। संविधान ने सदियों से चली आ रही जाति व्यवस्था की जड़ों पर प्रहार किया। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता, छुआछूत को अपराध घोषित कर दलितों को सम्मान दिलाया। समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 और 15 के तहत धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया, जिससे महिलाओं और पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ने का मौका मिला। आरक्षण और सामाजिक न्याय। तो कमजोर वर्गों SC, ST, OBC के उत्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई ताकि वे भी मुख्य धारा में शामिल हो सकें। पंथ निरपेक्षता। संविधान ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाकर सभी धर्मों को समान दर्जा दिया, जिससे सांप्रदायिक तनाव को कम करने और आधुनिक सोच को बढ़ावा देने में मदद मिली। महिलाओं के अधिकार। हिंदू विवाह अधिनियम और उत्तराधिकार अधिनियम जैसे कानूनों के लिए रास्ता संविधान ने ही बनाया, जिससे महिलाओं को संपत्ति और विवाह में बराबर हक मिला। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 32 है आपका, राजनीतिक दल को परिभाषित कीजिए और उसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। यानी राजनीतिक दल किसे कहते हैं? लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है? तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी। राजनीतिक दल से ऐसे लोगों का एक संगठित समूह होता है जिसके विचार एक जैसे होते हैं और जिनका उद्देश्य चुनाव लड़कर राजनीतिक सत्ता, सरकार हासिल करना होता है।
गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीतिक दल नागरिकों का वह संगठित समूह है जो एक सी राजनीतिक विचारधारा रखता है। क्या है गिलक्राइस्ट के अनुसार? राजनीतिक दल नागरिकों का वह संगठित समूह है जो एक सी राजनीतिक विचारधारा रखता है। अगला देखेंगे, प्रमुख कार्य और भूमिका। चुनाव लड़ना, दल अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और चुनाव जीतकर सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। नीतियां बनाना, हर दल की अपनी नीति और कार्यक्रम होते हैं जिन्हें वे जनता के सामने रखते हैं। सरकार बनाना और चलाना, जिस दल को बहुमत मिलता है वह सरकार बनाता है और देश का प्रशासन चलाता है। विपक्ष की भूमिका, जो दल चुनाव हार जाते हैं वे पक्ष की भूमिका निभाते हैं। वे सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते हैं और उस पर नियंत्रित रखते हैं। जनमत का निर्माण, रैलियों और भाषणों के जरिए वे जनता को जागरूक करते हैं और अपनी विचारधारा फैलाते हैं। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? दबाव समूह तथा राजनीतिक दलों में अंतर स्पष्ट कीजिए अथवा प्रजातंत्र में दबाव समूह की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो दबाव समूह क्या है? दबाव समूह या हित समूह ऐसे लोगों का संगठित है जो अपने विशेष इंटरेस्ट की रक्षा के लिए सरकार की नीतियों पर दबाव डालते हैं, लेकिन वे खुद चुनाव नहीं लड़ते और न ही सरकार बनाना चाहते। उदाहरण के लिए किसान यूनियन, छात्र संगठन, व्यापार संघ। राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर क्या है? तो उद्देश्य, राजनीतिक दल का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है, जबकि दबाव समूह का जो उद्देश्य केवल अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना होता है। चुनाव, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं जबकि दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते, वे केवल पीछे से समर्थन या विरोध करते हैं। दायरा, राजनीतिक दल का दायरा राष्ट्रीय होता है और वे पूरे देश के बारे में सोचते हैं, जबकि दबाव समूह केवल अपने विशेष वर्ग, केवल अपने किसानों या केवल व्यापारियों के बारे में सोचते हैं। महत्व क्या है इसका? लोकतंत्र में ये जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं और सरकार को निरंकुश होने से रोकते हैं। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। 34 क्या है? लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के गुण तथा दोषों की विवेचना कीजिए। तो इसके उत्तर में आप लिख देंगे, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र क्या है? जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। इसमें सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में होती है। इसके गुण क्या है? तो गण में लिखेंगे आप समानता और स्वतंत्रता। यह सभी नागरिकों को समान अधिकार और विचार व्यक्त करने की आज़ादी देता है। उत्तरदायी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। अगर वह काम नहीं करती तो अगले चुनाव में जनता उसे बदल सकती है। राजनीतिक जागरूकता, चुनाव और प्रचार के कारण आम जनता में राजनीति और समझ बढ़ती है। दोष क्या है इसके? निर्णय में देरी, संसद में लंबी बहस और प्रक्रिया के कारण फैसले लेने में बहुत समय लगता है। अस्थिरता, गठबंधन सरकारों में अक्सर सरकार गिरने का डर रहता है, जिससे नीतियां पूरी तरह लागू नहीं हो पाती। धनबल का प्रयोग, चुनावों में भारी पैसा खर्च होता है जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 35 है आपका, स्वतंत्रता पूर्व तथा स्वतंत्रता पश्चात
पूर्व के बाद स्वतंत्रता पूर्व तथा स्वतंत्रता पश्चात भारत में भू स्वामित्व के प्रतिमानों का विस्तृत विवरण कीजिए। तो विस्तृत विवरण कीजिए अथवा भारत में हुए भूमि सुधार के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो स्वतंत्रता पूर्व यानी बिफोर इंडिपेंडेंस, अंग्रेजों के समय भारत में जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी और महलाड़वाड़ी व्यवस्था थी। जमीन का मालिक का मालिकाना हक मुट्ठी भर जमींदारों के पास था। किसानों के केवल किराएदार यानी टेनेंट्स थे जिनका जमकर शोषण होता था। किसानों के पास अपनी ज़मीन नहीं थी। किसानों के पास क्या अपनी ज़मीन नहीं थी और उन्हें उपज का बड़ा हिस्सा लगान के रूप में देना पड़ता था। स्वतंत्रता पश्चात आफ्टर डिपेंडेंस, भूमि सुधार, आज़ादी के बाद सरकार ने किसानों को न्याय दिलाने के लिए कई सुधार किए। जमींदारी उन्मूलन, बिचौलिया जमींदारों को हटा दिया गया और किसान की सीधा संबंध सरकार से हो गया। काश्तकारी सुधार, लगान की दरें कम की गईं और किसानों को ज़मीन से बेदखल करने पर रोक लगाए गए। हदबंदी क्या है? एक व्यक्ति कितनी ज़मीन रख सकता है, इसकी अधिकतम सीमा तय की गई। फालतू ज़मीन लेकर भूमिहीनों को बांटी गई। चकबंदी, किसानों को बिखरी हुई ज़मीनों को एक जगह इकट्ठा किया गया ताकि खेती करना आसान हो। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। भारत में हरित क्रांति के सामाजिक आर्थिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 से 70 के दशक में खेती के तरीकों में आए क्रांतिकारी बदलाव की हरित क्रांति कहते हैं। बदलाव को हरित क्रांति कहते हैं। उसमें उन्नत बीज, HYV सीड्स, रासायनिक खाद, कीटनाशक और सिंचाई का प्रयोग किया गया, जिससे अनाज विशेषकर गेहूं के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। सामाजिक आर्थिक प्रभाव, खाद्य आत्मनिर्भरता, भारत में जो पहले अनाज आयात करता था वह न केवल आत्मनिर्भर बना बल्कि अनाज निर्यात करने की स्थिति में आ गया। ग्रामीण असमानता, इसका लाभ मुख्य रूप से बड़े किसानों पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी को मिला, जिससे अमीर हो गए और गरीब किसान पिछड़ गए। कृषि का बाजारीकरण, खेती अब जीवन निर्वाह का साधन न रहकर व्यापार बन गई है। किसान अब बाजार में बेचने के लिए फसल उगाते हैं। मजदूरों की स्थिति, मशीनों, ट्रैक्टर, थ्रेशर के आने से खेतिहार मजदूरों का काम छिन गया, जिससे बेरोजगारी बढ़ी। जातिगत संबंध में बदलाव, जजमानी प्रथा, जहां सेवा के बदले अनाज मिलता था, टूट गई। जहां सेवा के बदले अनाज मिलता था, टूट गई। जजमानी प्रथा क्या टूट गई और अब नगद भुगतान का चलन शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। औद्योगिकरण के विकास के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से तेज औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन का रास्ता अपनाया। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। आर्थिक विकास की दर बढ़ाना, केवल खेती से देश का विकास संभव नहीं था, इसलिए राष्ट्रीय आय GDP बढ़ाने के लिए उद्योगों का विकास जरूरी था। ठीक है, अगला उद्देश्य देखेंगे। रोजगार सृजन, बढ़ती जनसंख्या को खेती में खपाना मुश्किल था। उद्योग का उद्देश्य लाखों बेरोजगार युवाओं को नौकरी देना था। संसाधनों का उपयोग, देश में मौजूद कच्चे माल, लोहा, कोयला, खनिज का सही उपयोग करके पक्का माल तैयार करना। आधुनिकीकरण, देश को आधुनिक तकनीक और विज्ञान से जोड़ना ताकि भारत की विकसित देशों का मुकाबला कर सके।
भारत भी क्या विकसित देशों से मुकाबला कर सके। आत्मनिर्भरता, सुई से लेकर जहाज तक हर चीज़ के लिए विदेशों पर निर्भरता खत्म करना और मेक इन इंडिया जैसी भावना को मजबूत करना। अगला उद्देश्य देखेंगे, रक्षा और सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए हथियार और उपकरण बनाने के लिए भारी उद्योगों का विकास आवश्यक था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 क्वेश्चन, भूमंडलीकरण द्वारा घटित परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन ने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। इसके द्वारा घटित प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार हैं। बाजार और उपभोक्तावाद, अब हर जगह मॉल और सुपरमार्केट खुल गए हैं। लोगों में चीज़ें खरीदने की होड़ बढ़ गई है। विदेशी ब्रांड्स अब हर घर तक पहुंच गए, यानी जो विदेश के जो ब्रांड हैं, जो भी कपड़े हैं, हर तरीक़ा की जो वस्तुएं हैं वह हर घर तक पहुंच गई हैं। रोजगार के नए क्षेत्र, वीपीओ, आईटी सेक्टर और मल्टीनेशनल कंपनियों एमएनसीएस के आने से युवाओं के लिए नौकरी के नए दस्तावेज खुले, लेकिन नौकरी की सुरक्षा यानी जॉब सिक्योरिटी कम हुई। संस्कृति का मिश्रण, खाने में पिज्ज़ा बर्गर, पहनने में जीन्स टी शर्ट का चलन बढ़ा। वैलेंटाइन डे और मदर्स डे जैसे पश्चिमी त्यौहार अब भारत में भी धूमधाम से मनाए जाते हैं। संचार क्रांति, इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल ने दुनिया को मुट्ठी में कर लिया। सूचनाओं का आदान प्रदान सैकड़ों में होता है, मतलब सेकंडों में होता है। हाँ, तुमने देखा होगा, अब हमें किसी विदेश में बात करनी है तो एक फ़ोन मिलाओ, एक फ़ोन से ही विदेश में हमारी यहाँ अपने भारत में बैठे बैठे बात हो जाती है। तो सूचना काफ़ी जो तेज़ क्रांति चली है सूचना की भी। प्रतिभा पलायन, ब्रेन ड्रेन, तो अच्छे अफसरों की तलाश में भारत के प्रतिभाशाली लोग विदेशों में बस रहे हैं, हालांकि अब वे वापस भी आ रहे हैं। ब्रेन गेन। अगला 39 क्वेश्चन देखेंगे, जनसंपर्क माध्यम से आप क्या समझते हैं, इसकी विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। जनसंपर्क माध्यम से के बदलते हुए स्वरूप की चर्चा कीजिए। तो जनसंपर्क माध्यम मास मीडिया वह जरिया है जिसके द्वारा सूचना, विचार और मनोरंजन को एक साथ ही बहुत बड़ी जनसंख्या तक पहुंचाया जाता है। यह समाज का दर्पण भी है और निर्माता भी है। विभिन्न प्रकार मुद्रित माध्यम, इसमें अखबार, पत्रिकाएं और किताबें आती हैं। यह सबसे पुराना और विश्वसनीय माध्यम है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम क्या है, तो इसमें रेडियो और टेलीविज़न शामिल हैं। रेडियो ने ग्रामीण भारत को जोड़ा, जबकि टीवी ने दृश्य और श्रव्य के जरिए गहरा प्रभाव डाला। नव माध्यम, न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया, यह आज के दौर का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। इसमें इंटरनेट, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल शामिल हैं। बदलाव स्वरूप, पहले मीडिया का उद्देश्य केवल सूचना और शिक्षा था, लेकिन अब यह इंफोटेनमेंट, सूचना प्लस मनोरंजन, यानी इंफोटेनमेंट सूचना प्लस मनोरंजन बन गया है। अब एक तरफा संचार के बजाय सोशल मीडिया के जरिए जनता भी अपनी राय तुरंत रखती है, जिससे यह टू वे कम्युनिकेशन बन गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। हरित क्रांति के परिणाम समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और जो बाकी आपके 15 क्वेश्चन रह जाएंगे उनको पार्ट 2 में हम कवर करा देंगे, क्योंकि जो हमारी वीडियो की जो ड्यूरेशन है यानी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी तो आप भी ठीक से नहीं देख पाओगे। तो इसलिए हम अगले पार्ट 2 में 41 से आगे के क्वेश्चन करा देंगे। ये वाला क्वेश्चन बता देते हैं,
1960 और 70 के दशक में भारत में कृषि उत्पादन में जो अचानक और भारी वृद्धि हुई उसे हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। यह बदलाव पारंपरिक खेती की जगह उन्नत किस्म के बीजों, HYV, रासायनिक खादों, कीटनाशकों और आधुनिक सिंचाई व्यवस्था के प्रयोग से आया। भारत में इसका श्रेय मुख्य रूप से डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। ग्रामीण समाज पर पड़े सामाजिक प्रभाव क्या हैं इसके, तो सोशल कॉन्सिक्वेंस, तो वर्ग भेद में वृद्धि, क्लास डिफरेंशिएशन, ग्रामीण समाज स्पष्ट रूप से दो वर्गों में बंट गया। समृद्धि किसान और भूमिहीन मजदूर। बड़े किसानों ने महंगी तकनीक अपनाकर अपनी संपत्ति बढ़ाई, जबकि छोटे किसानों और गरीब हो गए, जिससे गांव में असमानता बढ़ी। जजमानी प्रथा का अंत। सदियों से चली आ रही जजमानी व्यवस्था, जहां काम के बदले अनाज दिया जाता था, खत्म हो गई। अब रिश्ते का आधार सेवा नहीं बल्कि नगद पैसा, कैश बन गया, जिससे सामाजिक आत्मीयता कम हुई। ग्रामीण संघर्ष। अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई ने ग्रामीण इलाकों में तनाव और संघर्ष को जन्म दिया। कई जगहों पर खेतीहर मजदूरों और मालिकों के बीच झगड़े बढ़े। संयुक्त परिवारों में विखराव यानी संयुक्त परिवार टूटे। खेती अब जीवन जीने का तरीका नहीं बल्कि मुनाफा कमाने का धंधा बन गई। संपत्ति और पैसों के लालच ने ग्रामीण संयुक्त परिवारों को तोड़कर एकल परिवारों में बदल दिया। विस्थापन क्या है? विस्थापन और बेरोजगारी। थ्रेशर और हार्वेस्टर जैसे मशीनों के आने से मजदूरों का काम छिन गया, जिससे कई मजदूरों को गांव छोड़कर शहर जाने पर मजबूर होना पड़ा। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी थे आपके 40 क्वेश्चन थे। मैं लेकर आया था, कम से कम क्वेश्चन थे आपके 50 से प्लस में थे, 55 क्वेश्चन बैठेंगे शायद। सभी लॉन्ग क्वेश्चन थे, 8 नंबर के क्वेश्चन थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आप सब कैसे हैं, आशा करते हैं वैसे सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। आपका एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है। और एक भाई की कमेंट्स आई थी कि सर हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ले आइएगा। मैं उसके लिए मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। और थोड़ा मतलब आज तो नहीं, कल या परसों में उसके लिए मैं लॉन्ग क्वेश्चन की सबसे पहले क्लास डालूँगा। उसके बाद में फिर मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की, ऐसे मतलब सीक्वेंस में क्लास डाल दूँगा। पहले लॉन्ग की, फिर शॉर्ट क्वेश्चन की, फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की। ठीक है, ऐसे में क्लास डालूँगा, तो आप देख लीजिएगा, चैनल को देखते रहिएगा ताकि आपके जो कुछ क्वेश्चन छूट ना जाएँ। तैयारी आपकी अच्छी कराने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, क्योंकि हमारा काम ही क्या है, पढ़ाना और पढ़ते रहना। हम खुद भी पढ़ते हैं, आपको भी पढ़ाते हैं। और हमने अभी BA के जो क्लासेस चलाई थी कुछ दिन पहले, उनका अच्छा रिस्पांस रहा, तो हमने सोचा आगे भी कंटिन्यू करते हैं। 10th और 12th में पढ़ा देंगे थोड़ा बहुत। अब हम 10th वालों के लिए लेकर आ रहे हैं क्लास। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना